अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। मुल्तान से एक वीडियो आई है और उस वीडियो को देखने के बाद ये महसूस हुआ है कि पाकिस्तानी निज़ाम को तेज़ाब से गुसल देने की ज़रूरत है। जब तक इस निज़ाम को तेज़ाब से नहीं नहलाया जाएगा, ये निज़ाम आगे नहीं बढ़ेगा। ये निज़ाम दरिंदा सिफ्त हो चुका है। इमरान खान ने इस निज़ाम के चेहरे के ऊपर से वो जो भेड़िए ने निकाब ओढ़ रखा था, उस निकाब को खींच दिया है और अब शक्ल और असल चेहरा इस निज़ाम का दिखना शुरू हो गया है, जो बिल्कुल फाड़ रहा है लोगों को मार रहा है, लोगों को खा रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ पागलपना है जो कि सवार है, कुछ कोई है जो कि बिल्कुल पागल हुआ पड़ा है, कोई है जिसने बिल्कुल एक पता नहीं अब कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं, मैं आगे चल के आपको झलकियां दिखाता हूं। नाज़रीन, ये खबर आ रही है, ये सभी कादमी साहब ने भी इसके ऊपर व्लॉग किया है, आलिया हमजा साहिबा ने भी इसे कंडम किया है। और ये खबर ये है कि चकवाल में जो इमरान रियाज खान साहब की जमीन है, जहां पर काफी सारे इन्होंने जानवर वगैरह भी रखे हुए थे, घोड़े वगैरह, वहां पर किसी ने आग लगा दी है इनकी, बल्कि सभी साहब कादमी साहब के घर को चकवाल में जिस तरह आग लगाई गई कि वहां पर फसलें जल गई, जानवर जल गए, सोलर सिस्टम सारा जब भी यहाँ पे मुश्किल बताया। आलिया हमजा साहिबा ने भी कंडम किया है, लेकिन सभी कादमी साहब ये कह रहे हैं कि वहां पर जानवर जल गए हैं, सोलर सिस्टम जल गया है, उनका घर जल गया है और वहां पर बाकायदा आग लगा दी गई है। मैं देख रहा था इमरान रियाज खान साहब ने तो खैर अभी तक इसकी तस्दीक खुद नहीं की, यानी उन्होंने खुद कोई ट्वीट नहीं किया, जिक्र नहीं किया, लेकिन अहमद हसन बोबाक साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट किया। वो भी लिखते हैं कि चकवाल में इमरान रियाज खान साहब की जमीनों को आग लगा दी है। अगेन ये पता नहीं हम किधर जा रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। हामिद मीर साहब की भी एक स्टेटमेंट है और फिर उन्होंने एक कॉलम लिखा है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि मार्शल लॉ क्या होता है, या हम मार्शल लॉ के बारे में हमारे जहनों में क्या डेफिनेशंस डाली गई हैं, लेकिन असल में मार्शल लॉ क्या है और मार्शल लॉ कैसे काम कर रहा है। और फिर हामिद मीर साहब ने हाथ खड़ा करके कहा कि मुझे आज के बाद कोई साफी ना कहे, चूंकि साफत पाकिस्तान में मर चुकी है। लेकिन नाजरीन, उससे पहले ये तस्वीर देखें, ये चाचा है, कोई 55-60 साल इनकी उम्र है, इनकी दाढ़ी सफेद है, बाल सफेद है, मोटरसाइकिल के ऊपर ये आ रहे हैं और वेस्ट इंडीज की 9वें नंबर की टेस्ट क्रिकेट टीम, 9वें नंबर की टेस्ट क्रिकेट टीम यहां पर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ये जा रही है और उस प्रोटोकॉल में ये चाचा मोटरसाइकिल बिल्कुल साइड से लेकर निकल रहे हैं। अब शायद नहीं आना चाहिए था चाचा को, यहां तक तो बात ठीक है, मोटरसाइकिल आप साइड पर खड़े कर सकते, कानूनी कार्रवाई कर सकते, लेकिन पुलिस वाला भागा और उसने जाकर यहां से चाचे को पकड़कर नीचे फेंका। कसम खुदा की ये फिरौनियत है, ये पुलिस नहीं है, ये पुलिस वाले का रवैया नहीं है, ये एक दरिंदा है, ये एक जालिम है, ये दज्जाली पुलिस है जो ये रवैया है। इसके ऊपर इसीलिए कवानीन बनाएंगे ना, ये पीका कवानीन, पीका एक्ट, इसके अंदर तरामीम, ताकि आपकी जुबानें बंद करके इस तरह से लित्तर मारे जाए, लोगों को लित्तर मारे जाए। और ये सारे अवाम को ये लित्तर मारना ही होता है कि जहां पर आप सड़कों पर अवाम को घिरा कर लाते हैं, घूसे मार रहे हैं। अब इस चाचे को उठाकर वो साइड पर लेकर गए हैं और कोई पता नहीं है कि चाचा उसके बाद घर गया है, किस हालत में गया है, इन्होंने कोई उसके मुंह में कोई दांत छोड़ा भी है, किस कदर उस बेचारे के साथ जुल्म किया होगा, ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता। मुझे याद आ रहा था कि फ्रांस के अंदर एक बंदे ने, पुलिस वालों ने कुछ एक नौजवान को मार दिया था। उसके बाद फ्रांस, मेरे ख्याल में उनका जो अथॉरिटीज थी वो यूएन के जनरल असेंबली में गई थी, ये पता नहीं किधर, काफी पुरानी बात है, लेकिन वो वहां से वापस आ गई थी, वहां से उन्हें वापस आना पड़ा था क्योंकि फ्रांस के अंदर एक प्रोटेस्ट और एहतजाज शुरू हो गया था। ये वीडियो मैसिवली सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है। ये शर्मनाक है, ये अफसोसनाक है, ये खौफनाक है, ये टेरिबल है, एबनॉक्शियस है। इसके बारे में अल्फाज खत्म हो जाते हैं और यकीन माने जिस जिसने ये वीडियो देखी है वो ज़हनी तौर पर, मेंटली, साइकोलॉजिकली वो ठीक नहीं है। ये रवैया है जो पुलिस को दिया गया है, ये पुलिस को बाकायदे से अथॉरिटीज दी गई हैं, पुलिस को मारने का लोगों को इख्तियार दे दिया गया है। जहां पर पुलिस गोलियां चलाती है, पुलिस लोगों को, बुजुर्गों को मोटरसाइकिलों से गिराती है, खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटती है, और ये रवैया पुलिस का होता है। ये रवैया असल उस पाकिस्तानी निजाम का है जिससे इमरान खान ने टक्कर ली और पाकिस्तानी अवाम को समझ आया कि जनाब इनके मुंह से निकाब नोच कर उसने उतारा है। और ये वो बिहेवियर है जो सड़कों के ऊपर है। पुलिस बहुत सारी ठीक भी है, बड़े अच्छे काबिल पुलिस वाले भी हैं, लेकिन ये वो चंद नहीं बल्कि लाजली बहुत बड़ी तादाद है। किस किस के ऊपर बंदा जाए, मेरे ख्याल में पता नहीं 10,000 से ज्यादा खाली मुकदमात पंजाब के अंदर किए गए हैं लोगों के ऊपर, और वो तमाम तर जाली मुकदमात और एक बड़ी खौफनाक किस्म की कहानियां हैं। और एक टाइम तो ये था कि बाकायदा से एहतजाज को रोकने के लिए, एहतजाज से पहले अलामा इकबाल साहब की, डॉक्टर अलामा इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, उनकी बहू के घर के अंदर घुस गए थे और लिटरली वो बेचारी बाहर बैठी हुई थी जो सूरत बनी थी। और अब ये जो वीडियोस आ रही हैं, 9वें नंबर की वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम है, यहां पर आई हुई है, एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल, चाहे प्रोटोकॉल दें जी, एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल और भी प्रोटोकॉल लगा कर दें, लेकिन ये हमारे बुजुर्गों की, अपने बड़ों की तौहीन। अब आप ये भी सोचेंगे जो पुलिस वाला था, ठुल्ला था, इसे ये भी खौफ नहीं आया, इसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि यार ये भी किसी का बाप है, इसका भी कोई बाप है, इसने भी बुजुर्ग होना है, इसने भी बड़ा होना है, और यकीन माने इसकी औलाद इसके मुंह के ऊपर थूकेगी। ये वो मॉरल कोलैप्स है जिसके बारे में बातचीत हो रही थी, ये वो कोलैप्स है जो इस माशरे के अंदर हो चुका है, ये वो खौफनाक किस्म का कोलैप्स है कि जहां पर अखलाकियात, इज्जत, एहतराम, वो सारी चीजें उसके धज्जियां उड़ाकर रख देगी। याद रखिएगा
یہ شاید نظام اس کے ساتھ انصاف نہ کرے, یہ ملک کی قوانین اس کے ساتھ, اس چاچے کے ساتھ انصاف نہ کریں, لیکن یہ جو پولیس والا ہے جس نے یہ حرکت کی ہے, اس کی اولاد یہ انصاف کرے گی. یہ ظاہر اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے کام کرنے کا, اور کارواں ایک چیز ہے. بٹ دیٹس ویری ٹیریبل. اس چیز نے مجھے شدید ترین ڈسٹرب کیا ہے, مینٹلی ڈسٹرب کیا ہے. اس کے اوپر کیا بات چیت کریں, لیکن بہت افسوسناک یہ ویڈیو ہے جو کہ آئی ہے. ناظرین, اب حامد میر صاحب نے ایک گفتگو کی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے ایک کالم بھی لکھا ہوا ہے, لیکن میر صاحب نے جو گفتگو کی ہے یہ ہیومن رائٹ کمیشن کے سامنے انہوں نے کی ہے. اور آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی سب سے پرومیننٹ پرسنالٹی, پرومیننٹ ترین جرنلسٹ صحافی حامد میر صاحب, جو صحافیوں کے استاد ہیں, انہوں نے کہا ہے جناب یہ ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کے سامنے. حامد میر نے کہا کہ میرا نام حامد میر ہے, لوگ مجھے صحافی سمجھتے ہیں, لیکن میں صحافی نہیں ہوں, کیونکہ پاکستان میں اب صحافت ختم ہو چکی ہے. یعنی پورا جرنلزم اسے نظام کھا گیا ہے, نگل گیا, اور ڈکار بھی نہیں مارا. یہ نظام جوڈیشری کھا گیا, یہ نظام ڈیموکریسی کھا گیا, یہ نظام صحافت کھا گیا, یہ نظام نوجوانوں کو کھا گیا, یہ نظام اس ملک کے اندر روزگار کھا گیا, یہ نظام اس پورے ملک کو کھا گیا ہے, اور ڈکار بھی نہیں مارا. ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کے زیر اہتمام پیکا قانون میں ترمیم کے حوالے سے مشاورتی اجلاس میں حامد میر کا خطاب. تو حامد میر نے کہا کہ جناب میں صحافی نہیں ہوں, اور صحافت اس ملک کے اندر ختم ہو چکی ہے. ناظرین, اب یہ ایک حامد میر صاحب نے کالم لکھا ہے, اور یہ کالم پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. کالم کا عنوان ہے, یہ آج کا کالم ہے, 30 جنوری کا کالم ہے, کل کا, مارشل لاء کیا ہوتا ہے. مارشل لاء کیا ہوتا ہے. حامد میر صاحب لکھتے ہیں, اگر کسی پاکستانی سے پوچھا جائے کہ مارشل لاء کیا ہوتا ہے, تو وہ فوراً بتائے گا کہ جب فوج اقتدار پر قبضہ کر لیتی ہے تو اسے مارشل لاء کہا جاتا ہے. یعنی فوج جب قبضہ کر لے تو اسے مارشل لاء کہا جاتا ہے. اگر کسی امریکی سے پوچھا جائے کہ مارشل لاء کیا ہوتا ہے, تو وہ آپ کو بتائے گا کہ جب خانہ جنگی یا امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے تو ریاست یا شہر کا انتظام مخصوص مدت کے لیے فوج کے سپرد کیا جائے. یعنی ملک کے حالات اندر خراب ہو تو مخصوص ٹائم کے لیے فوج کے یا لا انفورسمنٹ کے حوالے ملک کو کیا جائے, تو اس وقتی بندوبست کو مارشل لاء کہتے ہیں. اور ہمارے جو ڈکٹیٹرز ہیں یہ ماضی میں ایسا ہی جھانسا دیتے رہے نا, وقتی طور پر ہم چیزوں کو ٹھیک کریں گے, اور اس کے بعد جناب گئی 10 سال لے گئے. پاکستان میں 4 مرتبہ فوج اقتدار پر براہ راست قبضہ کر چکی ہے, اور 4 فوجی ڈکٹیٹرز مجموعی طور پر 33 سال پاکستان پر حکومت کر چکے ہیں. امریکہ میں اب تک 68 مرتبہ مارشل لاء نافذ ہو چکا ہے, لیکن امریکہ میں فوج سیاسی حکومت کے خلاف بغاوت کر کے اقتدار میں نہیں آتی, بلکہ سیاسی حکومت, ریاست کا گورنر یا امریکہ کا صدر ایمرجنسی میں فوج کو خرابی ختم کرنے کے لیے, خرابی کو ٹھیک کرنے کے لیے حکم دیتا ہے, اور فوج خرابی ختم کر کے واپس چلی جاتی ہے. مثلا 1862 میں امریکی صدر ابراہم لنکن نے خانہ جنگی کے 22 مارشل لاء کچھ وقت کے لیے نافذ کیا, جب حالات ٹھیک ہوئے واپس چلے گئے. 1941 میں امریکی صدر روزویلٹ نے پرل ہاربر پر جاپان کے حملے کے بعد ریاست ہوائی میں مارشل لاء نافذ کیا, جبکہ 2 سال کے بعد جب حالات ٹھیک ہو گئے فوج واپس چلی گئی. مارشل لاء کا جو لفظ ہے, لفظ گالی نہیں ہے, بلکہ امریکی صدر یا کسی ریاست کا گورنر حالات سدھارنے کے لیے فوج کو بلاتا ہے, اور فوج نے ایک مرتبہ بھی اقتدار پر قبضہ کر کے کسی منتخب صدر کو جیل میں نہیں ڈالا. یعنی یہ بڑی ایک زبردست انہوں نے تحریر لکھی ہے, اور یہ بتا رہے ہیں کہ جناب مارشل لاء خراب نہیں ہوتا. یہ لفظ کوئی گالی نہیں ہے, بلکہ اس کے بعد جو طاقت کا نشہ ہے, جو طاقت کا لسٹ ہے, جو کرسی اور پاور کا لسٹ ہے, یہ اصل میں گالی ہے. اور اندازہ لگا لیں کہ وہاں پر 68 دفعہ فوج آئی, لیکن کوئی سیاستدان اندر نہیں ڈالا, ملک کے اوپر قبضہ نہیں کیا. لیکن یہاں پر تو 33 سال میر صاحب کے مطابق فوج قبضہ کر چکی. پاکستان میں مارشل لاء کا پہلا تجربہ 1953 میں کیا گیا, جب لاہور میں ختم نبوت کی تحریک کے دوران فساد پھوٹ پڑے. گورنر جنرل غلام محمد نے ان فساد کو روکنے کے لیے لاہور میں مارشل لاء لگا دیا, فوجی عدالتیں قائم کر دی. ان فوجی عدالتوں نے مولانا ابو علی مودودی اور مولانا عبدالستار خان نیازی کو سزا موت سنا دی. یہ مارشل لاء صرف 2 ماہ کے بعد ختم کر دیا گیا, اور فوجی عدالتوں کی طرف سے دی جانے والی سزائیں بھی منسوخ ہوگی. لیکن فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان گھات لگا کر بیٹھ گئے. انہوں نے مارشل لاء لگانے کا موقع تلاش شروع کر دیا, اور 1958 میں انہوں نے گورنر جنرل سکندر مرزا کے ساتھ مل کر مارشل لاء لگا لیا, اور کچھ دنوں کے بعد اپنے اس سہولتکار کو گرفتار کر کے اقتدار پر مکمل قبضہ کر لیا. جنرل ایوب خان نے 11 سال تک حکومت کی, اور اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بھی ڈکلیئر کر دیا. انہوں نے اپنے ایک من پسند فوجی افسر جنرل یحییٰ خان کو آرمی چیف بنایا, اور خود صرف ملک چلانے پر توجہ دینے لگے. جنرل یحییٰ نے اختیارات ملتے ہی اپنے باس ایوب خان کو ہی وہ سب کچھ کر دیا جو انہوں نے سکندر مرزا کے ساتھ کیا تھا. پاکستان میں فوج نے ہمیشہ وسیع تر ملکی مفاد میں اقتدار سنبھالا, اور فوجی جرنیلوں کی ہوس اقتدار نے ملکی مفاد کو ہمیشہ نقصان پہنچایا. فوجی ڈکٹیٹر کو جب گلی محلوں میں برا بلا کہا جانے لگا تو اس کا دبدبہ ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے جنرل یحییٰ نے فیلڈ مارشل ایوب خان کو چٹکی بجاتے ہی فارغ کر دیا. 1977 میں
जनरल जियाउल हक ने तीसरा मार्शल लॉ लगाया और वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को सुप्रीम कोर्ट से फांसी दिलवा दी। नतीजा 1999 में वजीर आजम नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनाब जनरल परवेज मुशर्रफ को उनके ओहदे से हटाकर जनरल जियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ बनाया, तो फौजी जर्नलों ने बगावत कर दी और नवाज शरीफ को वजीर आजम हाउस में घुसकर गिरफ्तार कर लिया। नवाज शरीफ पर आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक करने का इल्जाम लगा, लेकिन कुछ अरसे के बाद उन्हें फिर गैर मुल्की दोस्तों की मदाखलत से मुल्क से निकाला गया, सऊदी अरब भिजवा दिया गया। तो ये पूरी उन्होंने बाकायदा से एक लिस्ट लिखी हुई है कि किस तरीके से मार्शल लॉ लगे और ये सारी चीजें हुई। फिर हामिद मीर साहब 2018 पर आता है, जब इमरान खान साहब की हुकूमत आती है। 2018 के इलेक्शन के बाद इमरान खान को वजीर आजम तो बना दिया गया, लेकिन अदलिया और मीडिया की आजादी को सल्ब कर दिया गया। पार्लियामेंट में कानून साजी भी फौजी अफसरान की निगरानी में होती थी और मीडिया को कंट्रोल करने के लिए नीत नए कानून के मसवदे भी ISI के सरबराह जनरल फैज हमीद की तरफ से काबीना को भिजवाए जाते थे। इमरान खान ने बाजवा डॉक्ट्राइन से जान छुड़वाने के लिए जनरल फैज का कंधा इस्तेमाल किया, लेकिन इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई और इमरान खान को साइडलाइन कर दिया गया। अब वो जेल में बैठकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत ने इमरान खान की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए जनरल बाजवा की डॉक्ट्राइन से इस्तेफादा हासिल करना शुरू कर रखा है। यानी आज भी वो कह रहे हैं कि आमिर साहब डॉक्ट्राइन चल रही है। जनरल बाजवा के दौर में सियासी इज्तिमात और मुजाहिरीन पर पाबंदी लगाने के लिए कानून का मसवदा बनाया गया, लेकिन ये कानून असेंबली में न लाया जा सका। पीका एक्ट में तरमीम करके वो कहते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ ने पहले 2024 में पब्लिक ऑर्डर इज्तिमात पर, यानी अवामी इज्तिमात के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए पब्लिक ऑर्डर 2024 के नाम से पार्लियामेंट से एक कानून मंजूर करवाया। फिर पीका तरमीमी एक्ट 2025 को जो अभी मंजूर करवा लिया है। फौजी अदालतें पहले से मौजूद हैं। अब पीका तरमीमी एक्ट के तहत खुसूसी अदालतें भी बनेंगी और हुकूमत के नाकदीन को उन अदालतों से सजाएं मिलेंगी। मार्शल लॉ का ऐलान किए बगैर मार्शल लॉ लगाने की जिस डॉक्ट्राइन पर जनरल बाजवा अमल कर रहे थे, उसे शहबाज शरीफ की हुकूमत ने चुरा लिया है। अब हम हुकूमत की इजाजत के बगैर इस्लामाबाद में संजाने के सिवा किसी और जगह सियासी इज्तिमा नहीं कर सकते और सोशल मीडिया पर तनकीद करेंगे तो फेक न्यूज फैलाने के इल्जाम में खुसूसी अदालतों में मुकदमा चलेंगे। ये मार्शल लॉ नहीं तो और क्या है। शहबाज शरीफ हुकूमत अपने इकदाम से बहुत जल्द हमें यह कहने पर मजबूर कर देगी कि इनकी हुकूमत जनरल अयूब, जनरल यहिया, जनरल जियाउल हक, जनरल परवेज मुशर्रफ की फौजी हुकूमतों से भी बहुत आगे की चीज है। माजी के डिक्टेटरों ने फौजी वर्दी पहनकर जमहूरियत को कत्ल किया, लेकिन आज की पाकिस्तान में जमहूरियत को कत्ल करने के लिए फौजी वर्दी पहनने की जरूरत नहीं रही। इस काम के लिए अब सियासतदानों के जरिए पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया जा रहा है। दैट्स अगेन अ वेरी सैड रियलिटी। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।